महाराज, मैं भविष्यवाणी अवश्य करूंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी पुरुष के लिए संकेत ही काफी है। आप जो उचित समझें वो करें, जितना आवश्यक हो उतना ही बताएं। महाराज, जिसकी सवारी सर्वश्रेष्ठ है वही आपका उत्तराधिकारी। गुरुदेव, कुछ और संकेत कीजिए। राजकुमारों में जिनका आसन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वही आपका उत्तराधिकारी है। आजीविक साधु पिंगलवत्स इस तरह के संकेतों में बिंदुसार के उत्तराधिकारी के बारे में बताते रहे, कभी खाने के बारे में तो कभी खाने के बर्तन के बारे में। शाम हुई तो राजकुमार अशोक अपनी मां के पास पहुंचा। महात्मा पिंगलवत्स ने क्या भविष्यवाणी की? उन्होंने भविष्यवाणी तो बहुत की, किंतु किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया? क्या भविष्यवाणी की? महात्मा पिंगलवत्स ने यह भविष्यवाणी की कि जिसका आसन, सवारी, भोजन, पेय, बर्तन सबसे उत्कृष्ट होगा, मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। और माते, हम हाथी पे सवार होकर राजमहल पहुंचे, और धरती से समृद्ध आसन और क्या होगा, वही हमारा आसन था। बस अब हमें मगध साम्राज्य का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महाराज बिंदुसार भी नहीं। इस कहानी से यह साफ हो गया कि राजकुमार अशोक यह मानता था कि वही मगध के राज सिंहासन का सबसे सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके मानने या न मानने से राजगद्दी उसे मिल जाती, ऐसा नहीं था। उसके युद्ध कौशल का लोहा सभी मानते थे, लेकिन स्वयं राजा बिंदुसार उसे उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। राजा बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुशील को अपने बाद मगध का राजा बनाना चाहते थे। अशोक ये मानता था कि वो ही मगध की राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है, लेकिन जिसके हाथ में मगध की सत्ता थी, यानी महाराज बिंदुसार, ऐसा नहीं मानते। अशोक उदान के मुताबिक जल्द ही अशोक की एक और परीक्षा हुई। मगध साम्राज्य के एक राज्य तक्षशिला में विद्रोह हो गया। राजा बिंदुसार ने अशोक को बुलाया और उसे तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ तक्षशिला की ओर कूच कर गया। राजकुमार, हमारे पास अश्वरोही हैं, हाथी सवार हैं और सैकड़ों रथी भी हैं, पैदल सहस्त्र सैनिक भी हैं और आपका नेतृत्व भी हमारे साथ है। परंतु क्या? परंतु राजकुमार, युद्ध के लिए सैनिकों को ना ही कोई शस्त्र और अस्त्र दिया गया है। हम कैसे युद्ध में लड़ेंगे? यानी कोई और नहीं, अशोक के पिता राजा बिंदुसार ही उसके साथ छल कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र के बगैर हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? प्रश्न सही है, किंतु यदि बिंदुसार पुत्र अशोक में बल है, सामर्थ्य है, तो धरती फटेगी और पाताल से भी तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। तुम निर्भीक होकर प्रयाण की तैयारी करो। जाओ। जी राजकुमार। अशोक वदान में आगे कहा जाता है कि धरती फटी और अशोक को अस्त्र शस्त्र मिल गए। ये बात असंभव सी लगती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि अशोक के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं था। शायद प्रतीकों के जरिए ऐसा ही कुछ अशोक वदान के लेखक कहना चाहते थे। कहानी की खास बात यह है कि जब राजकुमार अशोक तक्षशिला पहुंचा, उसे हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और तक्षशिला के लोगों ने शहर से कुछ मील दूर से ही उसके मार्ग पर धूल बिछा दी। तक्षशिला में उसकी सफलता के बाद राजकुमार अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। जब अशोक उज्जैन में गवर्नर था, तभी पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। राजकुमार सुशील को उसके पिता और मगध के राजा बिंदुसार राजपाट देना चाहते थे, यह बात जग जाहिर थी। उसे सुशील को एक दिन एक मंत्री मिले। मंत्री के सर पर सुशील ने मजाक में हाथ फेर दिया। मंत्री ने सोचा, आज हाथ फेर रहा है, कल तलवार चलाएगा। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बड़ी व्यूह रचना शुरू कर दी। राजकुमार अशोक को समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सम्राट बिंदुसार की दृष्टि में
उनका उत्तराधिकारी सुशीम ही था। सुशीम की परीक्षा की घड़ी भी जल्द ही आ गई। तक्षशिला में एक बार फिर विद्रोह हो गया। इस बार बिंदुसार ने सुशीम को तक्षशिला भेजा। उधर सुशीम तक्षशिला पहुंचा और इधर बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। महामात्र राधागुप्त, तक्षशिला में क्या राजकुमार सुशीम को कोई सफलता मिली? जी नहीं महाराज, अभी तक किसी भी अपेक्षित सफलता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राधागुप्त, मेरा आदेश है, आप सुशीम को वापस पाटलिपुत्र बुलाइए। अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजिए। जो आ गया महाराज, परंतु इतनी तत्परता क्यों? क्योंकि तक्षशिला की स्थिति अभी सामान्य नहीं है महाराज। यह राज्यादेश है राधागुप्त। आप सुशीम को पाटलिपुत्र से वापस आने का संदेश भेजिए और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कीजिए। अब मुझे नहीं लगता अब इस बिस्तर से उठ पाऊंगा।